हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस कर रहे थे शंकर आईएएस और दृष्टि आईएएस से, जो ये इन्वायरमेंट की बुक्स हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में जहाँ तक हमने कर लिया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक प्रमुख नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, फ्लाई ऐश। तो इसमें से प्रमुख जो वायु प्रदूषक है वो फ्लाई ऐश नहीं है, बाकी तीनों तीनों मेजर एयर पॉल्यूटेंट में काउंट होते हैं। और फ्लाई ऐश ये निकलता कहाँ से है? आपको पता होगा, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं ये वहाँ से निकलता है। और आगे दिया गया है अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन फ्लाई ऐश में उपस्थित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ये सारे होते हैं। इसके अलावा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी भारी धातुएं होती हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, आर्सेनिक हो गया, सीसा हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है इसमें। तो ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिसिनोसिस जिससे फेफड़े के ऊतकों का क्षय होता है, इसका रीज़न क्या है, किसके कारण होता है? तो बिसिनोसिस कपास की धूल के कारण होता है, कॉटन डस्ट के कारण। और एस्बेस्टस डस्ट से क्या होता है? एस्बेस्टोसिस। सिलिका डस्ट से सिलिकोसिस। और कोल डस्ट से ब्लैक लंग कैंसर, या ब्लैक लंग भी बोलते हैं उसे, और ब्लैक लंग कैंसर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम एक पहल है। तो ये सीपीसीबी यानी ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक पहल है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2015 में की गई थी, अप्रैल 2015। और इसमें कितने वायु प्रदूषक हैं? इसमें 8 हैं। कौन कौन से? PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये सबसे मैंने याद रखना। कभी भी क्वेश्चन अगर इसमें से ज़्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसमें यही क्वेश्चन बनाते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी, कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने प्रदूषक सम्मिलित हैं? तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 हैं, और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें 12 प्रदूषक हैं। देखो 8 तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले हो गए, 4 और कौन से हैं? बेंजीन, आर्सेनिक, निकिल और बेंजोपायरिन, ये 4 एक्स्ट्रा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित है? तो अभी मैंने बताया था कि इसमें PM2.5 है, सीसा भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो अगर आपको ये पता है कि कौन सा नहीं है तो ये ऑप्शन अपने आप ही 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऑप्शन जो बचेगा वही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का संकेतक है? तो घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन ये है। अगर किसी भी वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है तो दर्शाता है कि वो जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। और होता क्या है डिजॉल्व ऑक्सीजन? तो आपको पता ही है कि जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन होती है जो उसमें मिली रहती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है जो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको, उनके ऑक्सीडेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। जबकि जो जो उसमें केमिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं या रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रोगों को उनके कारकों से सुमेलित करना है, किससे कौन सा होता है? मिनी माता, मीना माता ये मरकरी से होता है। इटाई टाई कैडमियम से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम
नाइट्रेट से होता है। तो मिला लो पहले का बी, यानी कि एक ही पहला ही ऑप्शन अगर आपको पता है तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये मृदा में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये हैं। और रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है वो भी है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो मृदा में प्रदूषण नहीं फैलाता, ये तीनों फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, ये कुछ प्रोसेस दिया गया है, आगे दिया गया है कि वेस्ट का कैसे निपटान करते हैं, तो इनको मैच करना है। भस्मीकरण, ये क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम कचरे को जलाते हैं तो उसे भस्मीकरण कहते हैं। पायरोलिसिस क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर कचरे को जलाना। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके अपशिष्ट को डिकम्पोज किया जाता है। और सैनिटरी लैंडफिल, तो लैंडफिल की ये जो वैज्ञानिक विधि है, तो पहले का बी हो जाएगा और दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का सी, चौथे का डी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वेस्ट मिनिमाइजेशन प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो विश्व बैंक, पर्यावरण वन मंत्रालय, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, ये तीनों ने मिलकर के ये प्रारंभ शुरू किया था। और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ये इसे हेल्प करता है, और विश्व बैंक इसमें वित्तीय प्रोत्साहन इसने दिया था। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराता है इसमें। अगला है 62, मृदा तथा जल से संदूषण को हटाने के लिए पौधों का प्रयोग करना बायो रिमीडिएशन कहलाता है। तो इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट हैं, बायो रिमीडिएशन और पौधों का उपयोग। तो पौधों का उपयोग करना फाइटो रिमीडिएशन होता है, ना कि बायो रिमीडिएशन। तो पहला गलत हो गया, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। और दूसरा क्या है? संदूषण को हटाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग और फाइटो रिमीडिएशन। तो ये उल्टा हो गया, पहले का दूसरा होगा, दूसरे का पहला होगा। अगर हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं तो बायो रिमीडिएशन होता है, और अगर पौधों का प्रयोग करते हैं तो फाइटो रिमीडिएशन होता है। तो इसमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ये सुमेलित करना है। बायोवेंटिंग, तो बायोवेंटिंग क्या होता है? कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को संदूषित मृदा तक पहुंचाना, ये बायोवेंटिंग होता है। एक मिनट। और बायो ऑगमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि जो संदूषित स्थान होता है वहां पर सूक्ष्म जीवों को आयात किया जाता है, ताकि जो डिकम्पोजिशन रेट है या डिकम्पोजिंग रेट है उसको बढ़ाया जा सके, जैव अपघटन की दर को बढ़ाया जा सके। और बायो स्पार्जिंग क्या होता है? इसमें जो है जो वाटर टेबल है वहां पर प्रेशर से वायु को प्रविष्ट कराते हैं, ताकि वहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाए और जो वहां पर संदूषित पदार्थ है वो डिकम्पोज हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, यानी कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोफिल्ट्रेशन। ये अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। माइको पूछा है, ना कि माइक्रो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें आर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो माइको पूछा है पहला, और माइको आपको पता है कि फंगस के लिए ये एक वर्ड यूज होता है। तो अगर आपको माइको पता है तो फिर ऑप्शन पढ़ते हैं आगे। पूछा है कि माइक्रोफिल्ट्रेशन एक प्रक्रिया है, विषाक्त कचरे का उपचार करने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग, तो माइको की बात हो रही है तो बैक्टीरिया नहीं होगा। विषाक्त कचरे का उपचार करने के लिए फंगस का प्रयोग, ये सही हो जाएगा। कचरे का उपचार करने के लिए पौधों का उपयोग, ये नहीं होगा, फाइटो रिमीडिएशन अभी हमने पीछे पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड के वर्षा जल के साथ मिश्रित होने के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड के वर्षा जल के साथ मिश्रित होने के कारण, या फिर दोनों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है। और एसिड रेन कहते किसको है? जब जो रेन होती है, जो वर्षा का जल होता है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम है तो वो
अम्ल वर्षा कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। अगला प्रश्न है, ये कुछ ऊर्जा दिया गया है और कैसे उनको जनरेट करते हैं, कुछ टर्म दिए गए, आगे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको मिलान करना है। भूतापीय ऊर्जा, तो जो भूमिगत जल से, गर्म जल से ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। को जनरेशन, को नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक चीज से दो जब काम होते हैं तो उसमें को लगा देते हैं, या दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगा के किया जा सकता है। तो एक ईंधन से ऊर्जा के जब दो रूपों का उत्पादन होता है तो उसे को जनरेशन कहते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो समुद्री जल होता है उसकी लहरों से जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, जो ज्वार भाटा आता है उससे ऊर्जा का उत्पादन। तो मिला लो, पहले का डी हो जाएगा और दूसरे का ए हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक विविधता का उचित वर्णन करता है। पहला है, पारितंत्र में जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता। तो ये आनुवांशिक विविधता नहीं है बल्कि प्रजातीय विविधता है। दूसरा है, आवास के संदर्भ में विविधता, तो ये सामुदायिक विविधता होती है। तीसरा है, इसका संबंध किसी विशेष प्रजाति के जीन में विभिन्नता से है, तो इसी को बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। एक ही प्रजाति के जो विभिन्न जीव होते हैं उनकी जीन में जो विभिन्नता होती है, भिन्नता होती है, वो उसकी आनुवांशिक विविधता कहलाती है। अगला प्रश्न है, ये कुछ कथन दिए गए, इसमें से सही कथन चूज करना है। प्रजाति समृद्धि यानी कि स्पीशीज रिचनेस एक समुदाय में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या का माप है, सही है एकदम। अगला है, प्रजाति समता यानी कि स्पीशीज इवननेस किसी दिए गए स्थल पर प्रजातियों का अनुपात है। ये दोनों ही जो कथन है वो सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है कि इन सीटू जो कंजर्वेशन है, स्वस्थानीय संरक्षण, इसकी विधि कौन सी है, कौन सी नहीं है, सॉरी, ये भी ध्यान देना चाहिए एग्जाम में कि कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं को इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है आपको आते हुए भी। ये ह्यूमन एरर जो होती है यही 2-3 नंबर कम कर देते हैं और जो मेरिट होती है उससे आप बाहर हो जाते हैं बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद भी। तो जितना ह्यूमन एरर होते तो हैं ही, आप एग्जाम में कितना भी प्रैक्टिस करके जाओ, बस ये है कि आपको बहुत कम से कम करना है। 1 या 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, सफिशियंट है, लेकिन 5, 6, 8, 10 हो जा रहे हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आप ऐसे ही दौड़ में बाहर हो जाएंगे। तो प्रश्न है कि निम्न में संरक्षण की इन सीटू टेक्निक कौन सी है। तो इन सीटू और एक्स सीटू ये दो टर्म होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि जहां पर जो पाया जाता है वहीं पर उसका कंजर्वेशन करना, जो भी प्लांट या एनिमल जहां पर पाया जा रहा है वहीं पर कंजर्वेशन करना। और एक्स सीटू क्या होता है कि जहां पर पाया जा रहा है वहां पर ना करके उसे कहीं और ले जा करके कंजर्व करना। तो इन सीटू में बायोस्फीयर रिजर्व में वहीं पे हम कंजर्वेशन करते हैं, संरक्षित वन में वहीं करते हैं, नेशनल पार्क में भी वहीं करते हैं, जो बीज बैंक होता है वहां पर कहीं और से ला करके वहां स्टोर किया जाता है। तो ये इन सीटू नहीं होगा, एक्स सीटू हो जाएगा। एक्स सीटू के और कौन से उदाहरण हैं, जैसे कि जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गए, ये सब होते हैं एक्स सीटू। आगे रेड डेटा बुक, ये किसकी सूची है, विलुप्त प्रजातियों की, लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां। तो रेड डेटा बुक में ये सभी सम्मिलित होती हैं। आपको पता है कि रेड डेटा बुक IUCN प्रकाशित करता है, इसकी शुरुआत 1996 में की थी इसने, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है IUCN का, वोगेस स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, विश्व में कुल कितने इकोजोन अथवा बायोजियोग्राफिकल रियल्म इनमें बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कौन कौन से हैं, न्यार्कटिक, पैलियार्कटिक, इंडोमलायन और अफ्रीको ट्रॉपिकल, ओशियाना, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक और नियोट्रॉपिकल, ये 8 है। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रमशः कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं और जैव भौगोलिक प्रांत हैं। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र 10 हैं और जैव भौगोलिक प्रांत 20 हैं। तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र
और उसके बाद नीचे आ जाओ, इधर आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा, अर्धशुष्क क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, दक्कन पठारी क्षेत्र हो जाएगा, गंगा का मैदान हो जाएगा, फिर उधर नॉर्थ ईस्ट रीजन हो जाएगा, कोस्टल एरिया हो जाएगा, और लास्ट में जो आइलैंड है, आइलैंड एरिया है। तो ये 10 इकोजोन में बांटा गया, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न है 72 दो बार आ गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्तनधारियों की विशेषताएं कौन से हैं? असमतापी, यानी कि उनकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर स्थिर नहीं रहना, तो ये नहीं है, क्योंकि जो स्तनधारी होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, और इसीलिए इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, या वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं इन्हें। तो असमतापी कोल्ड ब्लडेड ये स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। जल तथा स्थल दोनों में आवास करना, ये ऐसा कुछ है नहीं कि आप। और अगला है बच्चों को जन्म दे, ये एक स्पेशलिटी है। शरीर पर शल्कों की उपस्थिति, ये भी नहीं है, ये रेप्टाइल्स में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस सूची को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया है? किस सूची में जो जीव जंतु सम्मिलित है उन्हें सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुसूची 1 और भाग 2, जो अनुसूची 2 का भाग 2 है वो, और अनुसूची 1, इन्हें सबसे ज्यादा कंजर्वेशन स्टेटस दिया गया है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन स्टेटस है इनका। अगला है कि वर्मिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? वर्मिन होते क्या है कि ऐसे जीव जंतु जो नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन को, तो उन्हें एक सूची में डाला गया है कंजर्वेशन की, कि इन्हें मारा जा सकता है। तो वो कौन सी अनुसूची है? वो है 5वीं अनुसूची। बाकी जो 3-4 अनुसूची, इनमें भी कंजर्वेशन स्टेटस उनका होता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि फर्स्ट और 2 में जो पाए जाते हैं। और अनुसूची 6 में ऐसे प्लांट्स को इसमें रखा गया है जिनका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। तो अनुसूची 6 याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि वर्मिन कौन सी अनुसूची में है, और जिन्हें ऐसे प्लांट जिनका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता उनको कौन सी अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूरा भालू, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जबकि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है इसे एंडेंजर्ड घोषित किया गया, ये एंडेंजर्ड है। और डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं, और भारतीय गौर, ये वनरेबल है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालाबार सीवेट, इसको सूचीबद्ध किया गया। मालाबार सीवेट ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंडेमिक भी है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कई बार पूछा गया है और न्यूज़ में बना रहता है, इसलिए पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो रेगुलर न्यूज़ में बनी रहती हैं, बाकी कुछ अगर नया आएगा तो वो करंट के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें वो जीव जंतु उनका स्टेटस डिस्कस करें जो रेगुलर न्यूज़ में बने रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है? तो इसमें अगर आपको ये पता है कि पिग्मी हॉग, जो कि मानस वाइल्ड लाइफ नहीं, मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है ये, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेमिक है, और वहीं पर पाया जाता है। तो अगर आपको ये पता है तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बाकी जो तीनों हैं वो आपके एंडेंजर्ड हैं। पिग्मी हॉग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या हो गया ये, हाँ। निम्नलिखित में से किसे वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो जो स्वैम्प टियर है और इंडियन सॉफ्ट टर्टल है, ये दोनों वल्नरेबल हैं। बाकी जो चीरू और टाइगर है, टाइगर के बारे में याद रखना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, एंडेंजर्ड है, और चीरू भी इंडेंजर्ड है, ये दोनों एंडेंजर्ड है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से अर्रीबाड़ा के लिए कौन जाना जाता है? तो ये जो ओलिव रिडले टर्टल हैं, गाहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है, वहां पर आकर के मास नेस्टिंग करते हैं, एक सिंक्रोनाइज वे में, एक लाइन से, एक पैटर्न बना करके एक लाइन से वो अपना वो नेस्टिंग करते हैं वहां पर, तो इसी को बोलते हैं अर्रीबाड़ा। तो ये ओलिव रिडले से रिलेटेड है, वल्नरेबल है ये।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। अच्छा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते क्या हैं? देखो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि सीधे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी कि जो उनका रूप है उसी रूप में वो पॉल्यूट करते हैं। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं कि जो उनका बेसिक रूप है उसमें नहीं करते हैं, बल्कि वो कुछ मॉडिफाई होकर के पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो डीडीटी जो इसमें है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, बाकी तीनों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो गया, ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकरणीय है? तो घरेलू कचरा पता है आपको बायोडिग्रेडेबल है, सीवेज अपशिष्ट ये भी बायोडिग्रेडेबल है, भारी धातुएं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, रेडियो सक्रिय तत्व ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। निम्न को सुमेलित करना है और नीचे जो कूट दिया गया है उससे उत्तर देना है। तो मीथेन किसमें योगदान करता है? ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड ये फोटोकेमिकल स्मॉग, इससे हो पाएगा? पहले का 3 2 में दिया गया, बी और सी 2 हो सकता है, 2 भी आगे 2 में दिया गया, और पता होना चाहिए। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मसूड़ों में सूजन आती है और जो लेड होता है सीसा वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो अब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी का चौथा यानी कि बी। अगला देखते हैं। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब लाया गया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। और यहाँ पर बाकी भी देख लेते हैं। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में लाया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 72 में लाया गया था। जबकि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम ये 74 में लाया गया था। तो पर्यावरण के लिए 86 में, वायु के लिए 81 में, वन्य जीव के लिए 72 में और जल के लिए 74 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी इसका कारण कौन सी गैस थी? तो आपको पता है मेथिल आइसोसाइनेट, ये वहां पर एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, इसी में आग लग गई थी 2-3 दिसंबर की रात में 1984 में। 1984 ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था और मेथिल आइसोसाइनेट ये गैस लीक हुई थी। तो ये 3-4 इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। इसके अलावा अभी आपने सुना होगा ये विजाग ट्रेजेडी, जिसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टाइरीन। तो रिलायंस फैक्ट्री विशाखापट्टनम में जो थी उसमें जो स्टाइरीन गैस लीक हुई थी उसे विजाग ट्रेजेडी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन रिक्तता का कारण है, ओजोन डिप्लीशन में ये कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सभी। और ओजोन की जो मोटाई वो किस इकाई में नापते हैं? डॉप्सन। समताप मंडल में पाई जाती है ये। तो यही 3 इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट हैं जो बार बार पूछा जाता है। आगे भी करेंगे ये सब चीज़ें साइंस वाला जब पोर्शन करेंगे। अगला प्रश्न है, जो WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के लिए ध्वनि की उच्चता का स्तर क्या है? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं WHO के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण का स्तर तय किया गया, ना कि भारत सरकार के द्वारा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि सबका अलग अलग है। तो WHO के द्वारा जो बताया गया है उच्चता के स्तर वो 45 डेसिबल, और ये दिन में 45 डेसिबल मैक्सिमम होना चाहिए और रात में 35 डेसिबल। इससे ज़्यादा अगर है तो नॉइज पॉल्यूशन में वो आएगा। अगला देखते हैं 88। ई अपशिष्ट के विभिन्न देशों के मध्य स्थानांतरण को रोकने के लिए कन्वेंशन कौन सा है? तो जो ई वेस्ट होता है उसे विभिन्न देशों के मध्य जो
ट्रांसपोर्ट स्थानांतरण होता है उसे रोकने के लिए कौन सा कन्वेंशन है? तो इसके लिए है बेसल कन्वेंशन। और बाकी तीनों कन्वेंशन भी देख लेते हैं। वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ये ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। साथ ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हेल्सिंकी, ये भी ओजोन प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड है। और रॉटरडैम कन्वेंशन, ये जो हजार्डस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गए या और भी जो क्या बोलते हैं हजार्डस, या हिंदी में क्या बोलेंगे एग्जैक्ट हम, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके ट्रांस बाउंड्री, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन है। और कार्टाजेना, ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। हेग कन्वेंशन आप बताइएगा, अगले में इसको बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा है किससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है 89, ये सुमेलित करना है। तो ऑयल जैपर, ये जो पानी की सतह के ऊपर जो तेल होता है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए ऑयल जैपर बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक प्रकार के बैक्टीरिया नहीं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है। इसमें 5 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। और टेरिने ने निर्मित किया था। और जो ऑयल स्प्लिज नहीं हो जाता है कि समुद्र में जहाज जा रहा है और उसमें टैंकर लीक कर गया तो समुद्र की सतह पर तेल फैल गया, तो उसे सोखने के लिए, वो पॉल्यूशन खत्म करने के लिए ऑयल जैपर का यूज किया जाता है। फर्न जो होता है ये आर्सेनिक को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं। जो ब्राह्मी होता है वो सीसा को, और जो विलो होता है वो कैडमियम को, यानी कि पहले का तीसरा, फर्न दूसरे का पहला, और चौथा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। लियोपोल्ड मैट्रिक्स ये किससे संबंधित है? ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन का जो आरंभ है 77 में किया गया था, तो ये सही है। दूसरा है, वर्ष 1994 तक केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी एक प्रशासनिक निर्णय होता था, ये भी सही है। बाद में उसमें सुधार करके, यानी कि अमेंडमेंट करके इसको जो है बाइंडिंग कर दिया गया था कि पर्यावरण मंजूरी लेना ही होगा, तो फिर ये एक वैधानिक निर्णय बन गया था, पहले स्टेट्यूटरी होता था। अगला देखते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो हाँ, ये सभी हो जाएंगे। वायु पर्यावरण, ध्वनि पर्यावरण, जलीय पर्यावरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन में सभी को शामिल किया गया है। और ये शुरुआत कब हुई थी? 1994 में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की शुरुआत हुई थी। उस समय जो बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं चल रही थी, तो उनके लिए लाया गया कि चेक करो कि ये पता करने के लिए कि इन प्रोजेक्ट्स का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी के लिए लाया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अमेंडमेंट करके इसको मंजूरी दी गई थी। 1994 में कहा गया था कि पर्यावरण मंजूरी अब अनिवार्य होगी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे कौन कौन जुड़ा है? मेधा पाटकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे, तो ये सभी लोग जुड़े हुए हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला प्रश्न है, ये कुछ इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके नाम दिए गए हैं, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है या किस क्षेत्र में उनका काम है उससे मिलाना है आपको। तो भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को बोला जाता है, और पर्यावरण इंजीनियर ये जीडी अग्रवाल को कहते हैं। भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली, और वृक्षमित्र सुंदरलाल बहुगुणा। तो कौन सा होगा? इसको मिला लो, पहले का दूसरा, यानी कि सी। अगला ये दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में अपने योगदान के लिए आइसमैन, इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है। चेवांग नोरफिल, इनको जो है
आइसमैन कहा जाता है। इन्होंने जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत काम किया, इसीलिए इन्हें आइसमैन की संज्ञा दी जाती है। और सोनम वांगचुक ये भी ग्लेशियर और जो झील होते हैं उनके कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, और लेह लद्दाख क्षेत्र में जो ग्लेशियर हैं उनके कंजर्वेशन के लिए बहुत काम किया है। इन्होंने आइस स्तूपा एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी बनाया था, इसमें इस क्षेत्र में बहुत काम किया। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट में, तो उसमें जो आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है, सोनम वांगचुक से। और माइक पांडे, इन्हें कहा जाता है हीरो ऑफ इन्वायरमेंट, और चंडी प्रसाद भट्ट ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए। तो माइक पांडे, इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हीरो ऑफ इन्वायरमेंट किसे कहा जाता है। हीरो ऑफ इन्वायरमेंट। अगला है कि निम्न में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो विटले पुरस्कार है इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। विटले फंड फॉर नेचर, ये लंदन बेस्ड एक एनजीओ है, ये पुरस्कार देता है और बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं। टाइटलर पुरस्कार ये भी इन्वायरमेंट से ही जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों इन्वायरमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। और ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है विटले पुरस्कार। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला देखते हैं, अल्फा विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय अथवा पारितंत्र की जैव विविधता है। सही है, बिल्कुल। एक पारितंत्र में जितनी जैव विविधता होती है वो अल्फा विविधता कहलाती है। बीटा विविधता पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना को दर्शाती है, ये भी सही है। गामा विविधता भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की प्रचुरता को दर्शाती है। तो ये तीनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, इसके बारे में प्रश्न है। केवल एशियाई देश, तो ये गलत हो जाएगा। अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के देश, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यूरोप के भी कई सारे कंट्रीज हैं। और जो साउथ अमेरिका, क्या बोलते हैं उन कंट्रीज को, साउथ अमेरिका के भी देश हैं इसमें, नॉर्थ अमेरिका के भी हैं। तो अगला इसमें है कर्क तथा मकर रेखा के मध्य स्थित देश, ये ऑप्शन सही होगा। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो स्थित देश है वो इसके मेंबर हैं। केवल विकसित देश, तो ऐसा है नहीं, भारत में इसका मुख्यालय है, तो भारत विकासशील देश है। अगला देखते हैं, निम्न कथनों में से असत्य कथन, असत्य कथन का चुनाव करना है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोजन ने किया था, तो ये एकदम सही है कथन। दूसरा है, जैव विविधता पर प्रथम सम्मेलन 1997 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो में 1997 में सम्मेलन तो हुआ था, लेकिन वो जैव विविधता पर पहला सम्मेलन नहीं था। जैव विविधता पर पहला सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। 1997 को रियो +5 भी बोलते हैं। तो पहला इसमें केवल सही है और बाकी दूसरा जो है वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा 1। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से हॉटस्पॉट भारत में स्थित है। इंडो बर्मा क्षेत्र, ये भारत में स्थित है। हिमालयन क्षेत्र, ये भी भारत में। पश्चिमी घाट श्रीलंका वाला, ये भी जो वेस्टर्न घाट से आगे श्रीलंका तक एक्सटेंडेड है, ये भी है। सुंडा लैंड, जिसमें ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, तो ये भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है आज आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे वीडियोस जो हिंदी में आ रहे हैं वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।